जो हमारे अंतर्गत वैश्वीकरण या भूमंडलीकरण या ग्लोबलाइजेशन के बारे में हम देख रहे हैं। तो वैश्वीकरण का मतलब है, जैसा कि मैंने कल भी बताया था, कि वैश्वीकरण वह प्रक्रिया है जिससे कि व्यक्तियों, कंपनियों और राष्ट्रीय राज्यों के लिए यह सुलभ बना दिया है कि वे बहुत शीघ्र और तेजी से तथा बड़े सस्ते में बाहरी दुनिया के साथ संपर्क साध सकें। यानी वैश्वीकरण का आशय है कि विश्वव्यापी अंतर संबंधों का व्यापक, गहरा और तीव्र होना, यानी सभी राष्ट्रों का दूसरे राष्ट्रों के साथ में राजनीतिक, आर्थिक, व्यापारिक और सामाजिक संबंध स्थापित होना, उसको वैश्वीकरण। तो वैश्वीकरण का शॉर्ट में संकेत है प्राचीर रहित विश्व। यानी प्राचीर रहित विश्व यानी किसी भी देश के लिए कोई प्राचीर या कोई दीवार ना हो। वर्ल्ड विदाउट वॉल्स, यानी देश के लिए, किसी भी देश की अन्य देश के लिए कोई दीवार ना हो, यानी कोई भी देश एक सीमा के अंदर ना रहे, सभी देश आपस में एक दूसरे से संबंध बनाए रखें। तो जिस तरह से कि गांव में होता था प्राचीन समय में, अभी भी है कि गांव में सब लोग एक साथ एक दूसरे के सुख दुख में भाग लेते हैं, एक दूसरे के साथ अपना संबंध बनाए रखते हैं। तो उसी तरह से ग्लोबलाइजेशन का मतलब है कि सभी का एक दूसरे से संपर्क बनाए रखना और अपना व्यापारिक, आर्थिक और राजनीतिक संबंध बनाए रखना। तो वैश्वीकरण के बारे में हमने कल भी देखा था। उसके आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक प्रभाव या आयाम भी हमने देखे थे। वैश्वीकरण के कारण भी हमने देखे थे कि प्रौद्योगिकी का विकास और उदारीकरण तथा निजीकरण के लिए उत्पादन का वैश्वीकरण तथा राज्यों का आपसी जुड़ाव, तो इन सब के कारण वैश्वीकरण जो है तीव्रता से बढ़ रहा है, क्योंकि सभी राज्य अपना आर्थिक विकास चाहते हैं ताकि वो अपने देश को अधिक से अधिक संपन्न बना सके और अपने राज्य की प्रजा को अधिक से अधिक वो भौतिक साधन और खुश रख सके। तो इसलिए वैश्वीकरण की भावना जो है सभी राष्ट्रों में बढ़ती जा रही है। अब इसके पक्ष और विपक्ष में तर्क है। तो जो कुछ विद्वानों का मत है कि वैश्वीकरण जो है हानिकारक है, क्योंकि इससे जो विकसित राष्ट्र हैं वो अधिक विकसित होते जाएंगे और जो अल्प विकसित या विकासशील देश हैं उनके लिए इनकी अपेक्षा कम ही लाभ मिल पाएगा। ठीक है, तो इस तरह से वैश्विक, और जब इसके जो पक्ष में मानने वाले हैं उनका मानना ये है कि इससे चतुर्मुखी आर्थिक विकास और सकल घरेलू उत्पाद को भारी प्रोत्साहन मिलेगा। ठीक है, तो जिन्होंने पक्ष में तर्क दिए हैं उनमें से कुछ ये हैं कि पहला, इससे उपभोक्ताओं को सर्वाधिक लाभ होता है और वे कम मूल्य पर अच्छी वस्तुएं खरीद सकते हैं। ठीक है, और अगला है उपभोक्ताओं को चयन का अवसर मिलता है, क्योंकि सामान्यतः एक ही प्रकार की वस्तु का उत्पादन देशी और विदेशी दोनों कंपनियां कर लेती हैं। ठीक है, तो जो उपभोक्ता हैं उनको चयन के लिए ज़्यादा प्रोडक्ट मिल जाते हैं, उनके लिए आइटम ऑफ वेराइटी बहुत सारी मिल जाती हैं, तो उसमें वो अपना चयन कर सकते हैं, सस्ता और अच्छा माल वो देख सकते हैं, चाहे विदेश का हो या देश का हो। अगला है निर्माताओं के लिए भी मुक्त व्यापार कैसा होता है, लाभकारी होता है। क्या होता है, क्योंकि मुक्त व्यापार से उन्हें एक बड़ा निर्यात का बाजार उपलब्ध हो जाता है, यानी उन्हें अपना सामान निर्यात करने के लिए, उन्हें अपना माल निर्यात करने के लिए एक बड़ा बाजार उपलब्ध हो जाता है, यानी किसी भी देश में जाके वो अपना माल जो है उसको सेल कर सकते हैं, तो इसलिए उन्हें बड़ा बाजार उपलब्ध हो जाता है। अगला है देश में उपलब्ध आर्थिक संसाधनों का कुशल उपयोग होता है, यानी जो आर्थिक संसाधन हैं तो उनका अच्छा उपयोग हो जाता है, जिससे कि आर्थिक विकास की गति भी बहुत तेज हो जाती है। ठीक है, और इसके आगे भी इन्होंने कहा है कि उद्योगों और उत्पादों में प्रतियोगिता होने से वस्तुओं की किस्म में सुधार होता है और उत्पादन के गुण तथा आकार में वृद्धि होती है। क्यों, अपने देश में और अन्य देश से आई चीज़ें, तो इनमें जो देशवासी स्थानीय लोग हैं वो भी अच्छे से अच्छे उत्पाद बनाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि अगर उनका उत्पाद विदेशी उत्पाद के मुकाबले में अच्छा नहीं होगा तो उपभोक्ता उनको प्राथमिकता नहीं देंगे उनके बने उत्पाद को। तो इसलिए वो अच्छे से अच्छा क्वालिटी में बना के, जो मतलब जो उत्पाद वाले हैं या जो उद्योग वाले हैं वो अच्छे से अच्छी क्वालिटी बना के उपभोक्ताओं के सामने पेश करते हैं। ठीक है, अब कुछ विपक्ष में भी तर्क हैं इसके।
इसका पहला तर्क है कि इससे पूंजीवाद को प्रोत्साहन मिलता है, जिससे कि पूंजीवाद के समस्त दोष इसमें पाए जाते हैं। ठीक है, पूंजीवाद को इससे प्रोत्साहन मिलता है क्योंकि जो उद्योगपति हैं वो अपना अधिक से अधिक पैसा अपने देश और अन्य देशों में वो निवेश करके आर्थिक लाभ अधिक मात्रा में ही कमा सकते हैं। अगला है, इससे पूंजीगत और आधारभूत उद्योगों के स्थान पर उपभोक्ता वस्तु आधारित उद्योगों को अधिक महत्व दिया जाता है। अगला जो विपक्ष में तर्क है वो ये है कि इससे पूंजीगत और आधारभूत उद्योगों के स्थान पर उपभोक्ता वस्तु पर आधारित उद्योगों को अधिक महत्व दिया जाता है। ठीक है, अगला है, इससे आर्थिक असमानता में वृद्धि होती है। ठीक है, आर्थिक असमानता यानी जो पूंजीपति हैं या उद्योगपति हैं तो उनकी पूंजी बढ़ती जाती है, और जो कम लागत वाले जो हैं या कम पैसे वाले हैं तो उनकी आर्थिक उनको इतना अधिक लाभ नहीं मिल पाता है, जिसके मुकाबले में कि पूंजीपतियों को लाभ मिल जाता है। ठीक है, अब अगला है कि वैश्वीकरण में, ग्लोबलाइजेशन में देशी और विदेशी उत्पादकों के बीच में प्रतियोगिता होती है, तो इससे राष्ट्रीय प्राथमिकताओं की अवहेलना होती है। यानी जो राष्ट्र में बने जो प्रोडक्ट है, उत्पाद है, उनकी अवहेलना, अगर वो विदेशी उत्पाद के मुकाबले अगर वो सही खरे साबित नहीं उतरते हैं तो उपभोक्ता उनको नहीं खरीदते हैं, तो इससे उनको उनकी अवहेलना होती है। ठीक है, अगला वैश्वीकरण में अल्प विकसित और विकासशील देशों की तुलना में विकसित देश और अधिक लाभान्वित होते हैं, क्योंकि विकसित देश अधिक पूंजी निवेश करते हैं तो उनको लाभ भी अन्य विकासशील और अल्प विकसित देशों की अपेक्षा उनको लाभ भी अधिक मात्रा में मिलता है। ठीक है, अगला है, अल्प विकसित और विकासशील देश तकनीक के लिए विकसित देशों पर निर्भर हो जाते हैं। ठीक है, अब भारत और वैश्वीकरण यानी भारत का वैश्वीकरण के प्रति क्या रवैया रहा है। तो भारत के शुरू से ही अन्य देशों के साथ में संबंध रहे हैं। भारत प्राचीन समय से ही अन्य देशों के साथ मित्रात्मक संबंध अपने बनाए रहता था। मतलब शुरू से ही इसके अन्य देशों के साथ में अच्छे संबंध रहे हैं भारत के। लेकिन बदलती समकालीन विश्व में जो वैश्वीकरण की भावना जो बढ़ रही है, तो उससे भारत भी अन्य देशों के साथ में वैश्वीकरण के लिए अग्रसर हो रहा है। ठीक है, तो सन 1991 के जो आर्थिक सुधार थे तो उसके साथ ही भारत वैश्वीकरण की प्रक्रिया ने गति पकड़ ली है 1991 के। उससे पहले भी भारत के अन्य देशों के साथ में अच्छे संबंध रहे हैं, आर्थिक, औद्योगिक और सभी राजनीतिक सभी मामलों में भारत अन्य देशों के साथ वैश्वीकरण या मित्रता के संबंध रहे हैं। लेकिन 1991 के आर्थिक सुधारों के साथ ही भारत में वैश्वीकरण की प्रक्रिया ने गति अब पकड़ ली है, यानी इसके वैश्वीकरण भारत में बढ़ता जा रहा है। ठीक है, तो इससे क्या है कि इसके बाद से विभिन्न क्षेत्रों में विदेशी निवेश और विदेशी प्रौद्योगिकी का प्रभाव अब बढ़ने लगा है। ठीक है, और बहुराष्ट्रीय जो कंपनियां हैं तो भारत के आर्थिक जगत में प्रवेश कर गई। इससे बहुराष्ट्रीय कंपनियां जो है भारत के आर्थिक जगत में प्रवेश कर गई, और सरकार ने अनेक वस्तुओं पर आयात पर से मात्रात्मक प्रतिबंध हटा दिया ने अधिक से अधिक मात्रा में वस्तुएं भारत में ला सकते हैं। मात्रात्मक प्रतिबंध यानी वेट का या वजन का कोई प्रतिबंध नहीं है। ठीक है, और लगभग 700 वस्तुओं से भारत ने मात्रात्मक प्रतिबंध हटा दिए हैं। ठीक है, तो इस तरह से भारत वैश्वीकरण के क्षेत्र में बहुत आगे बढ़ रहा है। ठीक है, अब है वैश्वीकरण की चुनौतियाँ। चुनौतियाँ क्या हैं, तो वैश्वीकरण आज जीवन का एक सत्य बन चुका है, क्योंकि विकसित देशों की जो फर्में हैं वह अल्प विकसित और विकासशील देशों के बाजारों में वो प्रवेश के लिए प्रयासरत हैं। जो विकसित देशों की जो कंपनियां हैं, जो पूंजी निवेश है या पूंजीपति हैं, तो वो विकसित और विकासशील देशों के बाजारों में प्रवेश के लिए काफ़ी प्रयासरत हैं। ठीक, वर्तमान दौर में प्रत्येक देश के लिए वैश्वीकरण ने काफ़ी चुनौतियां उत्पन्न कर दी हैं। जैसा कि जे.एस. माथुर ने कहा था कि वैश्वीकरण परिवेश में टिके रहने के लिए राज्य को आधुनिक नीच बातों को, यानी जो कि जे.एस. माथुर ने इन बातों को दर्शाया था कि पहला था प्रतियोगिता में बने रहना। तो यह तो बहुत आवश्यक है कि राष्ट्र प्रतियोगिता में बना रहे, तो इसमें श्रम है, लागत है, ब्याज दर है, विनिमय दर है और बचत आदि प्रतियोगिता की पारस्परिक
घटक तत्व है, यानी इन्हीं सब की प्रतियोगिता होती है, श्रम की लागत की, ब्याज दर की, विनिमय दर की और बचत की, इन्हीं सब में कंपटीशन रहता है, तो ये घटक तत्व है यह। और इसके अतिरिक्त सूद है, लागत है, सेवा भाव है, ये राष्ट्र को प्रतियोगिता में बने रहने में सहायता करती है। अगला है सरकार एवं व्यापार विनिमय। तो सरकार किसी देश के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करती है। घरेलू उद्योगों को संरक्षण प्रदान करने के उद्देश्य से सरकार मनुष्य और सेवाओं के आयात निर्यात को प्रतिबंधित कर सकती है। कब प्रतिबंधित कर सकती है? घरेलू उद्योगों को संरक्षण प्रदान करने के उद्देश्य से, यानी जो कि अपने देश में जो उद्योग चल रहे हैं या जो उत्पाद हैं या प्रोडक्ट हैं, तो उनको संरक्षण प्रदान करने के लिए, ताकि वो भी उन्हें भी कार्य करने का या अपने व्यवसाय रोजगार को बढ़ाने का और अपने माल को बेचने का अवसर मिल सके। तो इस उद्देश्य को लेकर सरकार मनुष्य और सेवाओं के आयात निर्यात को प्रतिबंधित कर सकती है। तो स्वदेशी की जो अवधारणा है, तो वैश्वीकरण के समक्ष एक गंभीर चुनौती है। अगर कोई देश वैश्वीकरण के रास्ते पर आगे बढ़ता है, तो उसमें स्वदेशी की जो अवधारणा है, तो उसमें कहीं ना कहीं उसको चोट जरूर लगती है। ठीक है, स्वदेशी की धारणा के लिए। तो इससे वैश्वीकरण जो है एक चुनौती बन के प्रत्येक देश के सामने आ रहा है। ठीक है, अगला है अंतर्राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य का विकास करना। तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य का होना बहुत ही आवश्यक है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार यानी एक राष्ट्र का दूसरे राष्ट्र के साथ में जो लेन देन या व्यापार या कारोबार चलता है, तो उसके लिए अंतर्राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य का होना बहुत ही आवश्यक है। इन तीनों क्षेत्रों पर ध्यान देना आवश्यक है, जैसे कि अनुभव है, अंतर्राष्ट्रीय सामंजस्य और आचार व्यवहार है। तो अंतर्राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य के लिए ऐसे कर्मचारियों का होना आवश्यक है जिनका कि अनुभव व्यापक हो, यानी जो सर्वज्ञ हो, यानी जो कुशल उद्योगपति हों। तो विदेशी व्यापार वाले प्रबंधकों के अभाव में एक सार्थक बहुराष्ट्रीय कंपनी नहीं बन सकती, यानी विदेशी व्यापार वाले प्रबंधक हैं, उनके अभाव में एक सार्थक बहुराष्ट्रीय कंपनी नहीं बन सकती। तो ऐसे मानव संसाधनों का विकास करना भी आवश्यक है कि जिसका केंद्र बिंदु अंतर्राष्ट्रीय सामंजस्य स्थापित करना हो। ठीक है, यानी अगर विदेशी प्रबंधक ना हो अपने देश में, तो एक सार्थक बहुराष्ट्रीय कंपनी नहीं बन सकती। तो ऐसे संसाधनों का विकास भी आवश्यक है जिसका कि केंद्र बिंदु क्या हो, अंतर्राष्ट्रीय सामंजस्य स्थापित करना हो। ठीक है, अगला है विविधता को व्यवस्थित करना। तो विविधता वैश्वीकरण का परिणाम है। वैश्वीकरण से विविधता आती है। एक बहुराष्ट्रीय नियम में भिन्न भिन्न भाषा होती हैं, धर्म होती हैं, शैक्षणिक पृष्ठभूमि होती है प्रत्येक राष्ट्र के, और राष्ट्रीयता तथा मान्यताओं के लोग रहते हैं। सभी राष्ट्रों के, सभी भाषाओं के, सबकी अलग अलग संस्कृति, अलग अलग पृष्ठभूमि, अलग अलग राष्ट्रीयता, अलग अलग मान्यताएं, तो ये सब मिलके एक साथ व्यापार करते हैं, तो सब एक मंच पे एक दूसरे के साथ आ जाते हैं। तो इन सभी को कुशलता से व्यवस्थित रखना भी एक कठिन चुनौती है, लेकिन इन सभी के साथ सामंजस्य करना एक कठिन चुनौती है। तो इस प्रकार मोटे तौर पर वैश्वीकरण खुली अर्थव्यवस्था पर आधारित एक ऐसी आर्थिक वैचारिकी है जिसका उद्देश्य दुनिया के सभी देशों को एकीकृत बाजार में रूपांतरित करना है। ठीक है, वैश्वीकरण का उद्देश्य क्या है? दुनिया के सभी देशों को एकीकृत बाजार में रूपांतरित करना है। इसे पूंजीवाद साम्राज्यवाद का विस्तार करना अधिक उपयुक्त होगा, यानी अधिक सही होगा पूंजीवाद और साम्राज्यवाद का विस्तार करना। क्या कि एकीकृत बाजार में रूपांतरित करना, दुनिया के सभी देशों को एकीकृत बाजार में रूपांतरित करना। तो इसे पूंजीवाद या साम्राज्यवाद का विस्तार करना अधिक ठीक होगा, यानी वैश्वीकरण को पूंजीवाद और साम्राज्यवाद का विस्तार करना अधिक सही रहेगा वैश्वीकरण की अपेक्षा, यह कहना। तो यह बात हाँ, यह इस बात की अपेक्षा करता है कि आर्थिक नीतियाँ राजकीय नियोजन से मुक्त या उदारीकृत हों, या तो राष्ट्रीय
नियोजन से संबंधित हों या फिर उदारीकृत हों, ठीक है, ताकि पूंजी निवेश संबंधी प्रतिबंधों में शिथिलता, मुक्त व्यापार और निजीकरण संभव हो। तो भारत में से आर्थिक उदारीकरण या आर्थिक सुधारी के माध्यम से क्रियान्वित किया जा रहा है, यानी भारत में इसे आर्थिक उदारीकरण के रूप में या आर्थिक सुधारों के द्वारा इसे क्रियान्वित किया जा रहा है। तो वैश्वीकरण बाजार और पूंजीवादी उत्पादन प्रणाली से संबंधित है, और यह भी कहा जा सकता है कि वैश्वीकरण आधुनिकीकरण का ही एक विस्तृत रूप है। ठीक है बच्चों। तो हमने इस चैप्टर में देखा वैश्वीकरण यानी ग्लोबलाइजेशन। तो ग्लोबलाइजेशन के सामने चुनौती देखी, भारत का ग्लोबलाइजेशन के प्रतिरूप देखा, ठीक है, और ग्लोबलाइजेशन के कारण कौन कौन से हैं ये हमने देखे इसमें, और वैश्वीकरण ग्लोबलाइजेशन के आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक प्रभाव या आयाम के बारे में भी हमने चर्चा की। ठीक है बच्चों, तो ये था हमारा चैप्टर 9 ग्लोबलाइजेशन।